हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी की सीरीज में आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस यहां पर करते हैं। दोस्तों, किसी परीक्षा में सफलता के लिए सेट प्रैक्टिस का करना बहुत जरूरी है। ये मैं प्रत्येक वीडियो में और प्रत्येक क्लास में आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसी संदर्भ में आइए इन अति महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों का यहाँ पर हम हल करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। ओके, इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ओके दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें लगातार और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इट्स इन वाक्यों को मैं प्रत्येक वीडियो में इसलिए दोहराता हूं ताकि आप अपने लक्ष्य निर्धारण में जो मेन थीम जो है उसे आप भूल न जाएं और जिस तरह से मैं डेडिकेटेड वीडियोस लाता हूं उसी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ आप भी पढ़ाई को जारी रखें ताकि निकट भविष्य में आप सफल हों और जो आपका चरम लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करें। ओके, तो आइए इस सेशन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है। ओके, प्रिंट है यहाँ पर। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, कला से संबंधित होना चाहिए और या तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। उसमें वाक्य पटुता का कोई महत्व नहीं है। ओके, तो वाक्य पटुता राइट आंसर। व्यक्ति विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, कला से संबंधित होना चाहिए, साहित्य से, लेकिन वाक्य पटुता के लिए कोई शर्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ट्रेंड ट्रेड विंड ट्रेड विंड भारतीय उपमहाद्वीप में किस दिशा से प्रवेश करती है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है ट्रेड विंड भारत में। ओके, मानसून क्या है? हवा की दिशा में मौसमी बदलाव को मानसून कहते हैं। भारी वर्षा का कारण जो है वो मानसून ही है। ओके, ये जो व्यापारिक पवने हैं, ट्रेडविंड पवने, ये कोरियोसिस बल के कारण भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। ओके, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है। ओके, तो ट्रेडविंड दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में ओके उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो ये शंकुधारी वन है। आई होप ऑल ऑफ यू आर इंजॉइंग दिस एक्सक्लूसिव वीडियोस वेरी मच। और ये जो प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं यहाँ पर पेश की जा रही है, आप इनका एंजॉय कर पा रहे हैं, मुझे ये पूर्ण आशा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी।
ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बाहरी आक्रांता का गुलाम था। वो आक्रांता कौन था? जिसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है और जिसे भारत से जाने के बाद उसने उसे यहाँ पर अपना गुलाम बना करके छोड़ा था, यानी कि राज्य उसको सौंपा था भारत में, और उसने बाद में जाकर के गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी क्योंकि वो गुलाम था। वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किस आक्रांता का गुलाम था, आप इसे बताने की कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कथन है हमारे भारत के प्रचंड स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी का। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ऐसे दिग्गज क्रांतिकारियों की वजह से। ओके, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये पंक्तियां कही थी। ये पंक्तियां अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गई थी। इन पंक्तियों को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने फांसी से पहले सुनाया था। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? ये वन नीति 1952 में, 1952 में प्रथम बार भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कहा गया था कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि पर, कितने प्रतिशत भूमि पर? 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। ओके, इन वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन। ओके, संरक्षण, राष्ट्रीय और ग्रामीण वनों में इन्हें विभाजित किया गया था। ओके, तो 33% भूमि पर वनों का होना बहुत जरूरी है किसी भी पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। ओके, आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पेड़ों को लगाए कम जा रहे हैं, काटा ज़्यादा जा रहा है। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वनों का संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम भी कुछ दे सकें। ओके, नेक्स्ट। 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था? 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था। 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ। पहला जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ और 3 जुलाई को समाप्त हुआ। पहला चरण, फर्स्ट चरण जो था 1 जुलाई से शुरू होकर के और 3 जुलाई तक चला था। ओके, सॉरी, 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में। पहला चरण जो है वो 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में की गई थी। पहला चरण 1 जुलाई को हुआ था, दूसरा 3 जुलाई को, तो 2 चरणों में संपन्न किया गया था। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस अब मूल्यन से संबंधित कि भारतीय रुपयों का मूल्यन कितने बार हुआ है, तो ये भी एक विशेष तथ्य बन जाता है परीक्षाओं के लिए। इस पर भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ओके, दिए गए क्षेत्र में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? ओके, विदेशी, सहकारी, निजी, तो ये सामाजिक कल्याण के लिए सार्वजनिक कल्याण का विचार जो है वो
संबंधित है सामाजिक कल्याण के विचारों से। सार्वजनिक तथ्य। ओके। पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है पिवोटिंग। ओके। पिवोटिंग क्या है? पिवोटिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। पिवोटिंग तब होती है जब कोई खिलाड़ी अस्थिर रहता है और एक पैर से कदम रखता है, वह पैर जो जमीन पर टिका रहता है उसे ही पिवोटिंग कहते हैं। ओके। पिवोटिंग रिलेटेड टू बास्केटबॉल। ओके। नेक्स्ट, भीमताल झील किस राज्य से संबंधित है? भीमताल झील जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ताल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। इन तालों के बारे में विस्तृत अध्ययन हमें करने की आवश्यकता है। एक अलग वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें झीलों से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सारे तथ्यों का हम सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। ओके। ये कहाँ पर है? भीमताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य के भीमताल शहर में। कौन सा शहर? भीमताल सिटी ऑफ उत्तराखंड, जिसमें 1883 में निर्मित एक चिनाई वाला बांध है और ये भंडारण सुविधा का निर्माण करता है। 1883 में इस पर एक बांध बनाया गया था, चिनाई वाला बांध। तो भीमताल सिटी में उत्तराखंड में है, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है। भीमताल झील इज रिलेटेड टू भीमताल सिटी एंड भीमताल सिटी इज इन उत्तराखंड स्टेट। ओके। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सितारा देवी। तो ये हैं पंडित रविशंकर, सितार के उस्ताद के रूप में इन्हें जाना जाता है। रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार, और इनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1920 वाराणसी। ओके। 2012 में इनका निधन हुआ। शंकर को पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। ओके। 1960 में साइकेडेलिक भ्रमित करने वाला रॉक संगीत पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। तो ये कुछ तथ्य थे पंडित रविशंकर के बारे में, खास करके इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। अल्टरनेट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं पाए गए हैं? तो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। जब हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ स्थल गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान तो इसका केंद्र है ही, हरियाणा राखी गढ़ी वगैरह हरियाणा में, लोथल, कालीबंगा। ओके। इसके बाद ये सारे शहर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ये तीन स्टेट्स को कवर करते हैं। मेरठ में भी इसके अवशेष है जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तराखंड में इसके कोई भी शहर नहीं पाए गए हैं हड़प्पा स्थल के, तो उत्तराखंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ओके। तो भीमा, भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा भी है, रामगंगा, यमुना, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। भीमा नदी
कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ओके, कृष्णा की सहायक नदी जो है वो भीमा। दक्षिण भारत से रिलेटेड तथ्य, यह पश्चिम घाट की भीमा शंकर की ऊंचाइयों से निकलती है और महाराष्ट्र में 450 मील तक दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और कर्नाटक में जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। ओके, तो ये दक्षिण भारत से रिलेटेड तथ्य यहाँ पर दिया गया था, जबकि घाघरा, रामगंगा और यमुना गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था? ये है आपका कलकत्ता, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। यह सितंबर 1920 में हुआ था। तब सितंबर 1920 कहाँ हुआ था? कोलकाता में, और यहीं पर असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता एक कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है, इसके लिए उन्हें राजी किया था। ओके, ये जो असहयोग आंदोलन है ये ब्रिटिश राज्य को की नींव को हिला दिया था। ओके, यहाँ भारत के जो भी लोग थे, यानी जैसे कि वकील, स्टूडेंट्स और भी सरकारी पदाधिकारी, इनसे ये अपील की गई थी कि वो सरकार को असहयोग करें। ओके, क्यों हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी और 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी नींव रखी गई थी असहयोग आंदोलन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौट चलो। हमें अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है हमारी, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये पूरे विश्व के जो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं। ओके, इनसे पहले कोई ज्ञात टेक्स्ट आज तक पुस्तक लिखी हुई मिली नहीं है। तो वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन है और किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है, ये गॉड गिफ्टेड है। ओके, इसका सिर्फ सिर्फ वेद व्यास के द्वारा संकलन किया गया, लेकिन इसे किसी ज्ञात मनुष्य ने आज तक लिखा नहीं, इसलिए अपौरुषेय भी वेदों को कहा जाता है। तो आज समाज जो है वो क्या है? यह एक ईश्वरवादी भारतीय सुधार आंदोलन है। ओके, कुछ बुराइयां आ गई थी हिंदू धर्म में, तो इसे सुधार करने की आवश्यकता थी। तो दयानंद सरस्वती ने अपने तरफ से कुछ सुधार, जो उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कुछ सुधार करनी है, तो उन्होंने ये शिक्षाएं दी थी आर्य समाज के माध्यम से। और 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। ओके, ये बहुत बड़ा आंदोलन और भारतीय लोगों को जगाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया। ओके, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली नदी को कौन सी नदी है? तो ये प्राणहिता नदी है। ओके, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में बहने वाली नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता नदी जो है वो गोदावरी, दक्षिण भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर गोदावरी, इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है कौन? प्राणहिता। ओके, इसे याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस में अल्टरनेट पूछा जा सकता है कि प्राणहिता नदी
किसकी सहायक नदी है? तो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A। ये बहुत ही व्यापक तथ्यों के साथ भरा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 21A, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है राज्य सरकार के द्वारा, और अनिवार्य शिक्षा भी देनी है। इसे 2002 के संविधान संशोधन, ओके, एक संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कौन सा? 86 86वें संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा ये प्रावधान लाया गया था, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A ये कहता है कि प्रत्येक भारतीय को, जो कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के हों, उन्हें क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा देनी है। ओके। संविधान का संशोधन 86। तो सबसे पहला 3 क्वेश्चन इससे बन गए। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित कितने वर्ष के बच्चे इससे कवर होंगे? तो 6 से 14 वर्ष। कब लाया गया? 2002 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ओके। औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष में कब्जा किया था? ये वर्ष है 1686 ईस्वी। दक्षिण भारत के इतिहास की ओर जब हम रुख करेंगे, मुगल एम्पायर और साउथ इंडिया मुगल का जब इनका अभियान हुआ, तो इसी क्रम में इन स्टेट्स को जीता गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये 1686 ईस्वी में हुआ। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया था, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और इसके बाद जो है वो मुगलों का नियंत्रण दक्षिण भारत में कमजोर हुआ। ओके। मराठा साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर हमले किए और छापे के माध्यम से मुगलों और उनके नवाबों को कमजोर कर दिया। ओके। लेटर ऑन 1753 में, 1753 ईस्वी में बीजापुर और दक्कन का अधिकांश क्षेत्र जो है वो मुगलों के हिस्से से बाहर हो गया। ताबड़तोड़ मराठों का आक्रमण, और मराठा शक्ति इस समय धीरे धीरे कमजोर हो, ये मुगलों का आधिपत्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और इस तरह से ये बीजापुर और डेक्कन का जो एरिया था वो 1753 ईस्वी तक आते आते मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया। ओके। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में जो है बम गिराए गए थे। एक बम हिरोशिमा पर गिरा था और एक बम नागासाकी पर गिरा था। इन दोनों बम्स के नाम थे, एक का नाम लिटिल बॉय था, और दूसरे बम का नाम फैटमैन। ओके। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय। ओके, लिटिल बॉय। एंड नागासाकी, नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उसका नाम फैट मैन। इसे इन दोनों को ऑप्शंस में देकर के कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। लिटिल बॉय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब ये बम? 6 अगस्त 1945 अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया था। ओके। लिटिल बॉय युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु हथियार यह यूरेनियम 235 का उपयोग करके बनाया गया था। ओके, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। फैटमैन परमाणु बम की कूट संज्ञा, जिसे 9 अगस्त यानी कि इसके 3 दिन बाद
6, 7, 8, 9 तीसरे दिन 9 अगस्त 1945 को इस फैटमैन को, ओके, फैटमैन को गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इसे कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। तो दोनों तथ्यों को अंडरमाइंड करें। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? ये लोक नृत्य है विदेशिया। ओके, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा जल डमरू मध्य? पाक जल संधि, ये PAL के। ओके, पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ओके, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो राइट आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयरिंग सबसे ज्यादा है। ओके, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, उसके घनत्व का, उसके द्रव्यमान का, इनमें से कोई नहीं। तो उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। ओके, जो तारे युवावस्था में होते हैं वो गहरे नीले दिखाई देते हैं, यानी कि उनका तापक्रम बहुत ज्यादा होता है। और जो तारे अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि जिनकी आयु कम होती है और धीरे धीरे उनका तापमान कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे फेडेड कंडीशन में दिखाई देते हैं, यानी कि थोड़े पीले दिखाई देंगे, उसके बाद थोड़े लाल कलर के वो दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जब वो नीले दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो युवा तारा है, उसका ताप जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से तारे का रंग हम उनके ताप को प्रभावित करता है। ओके, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। ओके, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, निर्धारण 1947। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? वो राज्य है त्रिपुरा। ये तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। जब पूरे मैप का हम स्टडी करेंगे तो सेवन सिस्टर्स जो हैं, पूर्वोत्तर राज्य भारत के, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा स्टेट कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है, कौन सा सीमावर्ती स्टेट जो है वो अ, पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेवन सिस्टर्स पे, और इन सेवन सिस्टर्स के से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो में इन सारे तथ्यों को मैं क्लियर करवाऊंगा। अभी शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, तीन तरफ से जो घिरा हुआ स्टेट स्टेट है बांग्लादेश से घिरा हुआ, वो त्रिपुरा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष में हुआ था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का निर्धारण अंग्रेजों के द्वारा माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्रों का उदय और भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। भारत का चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, कई बार इससे युद्ध हो चुके हैं। आतंकवाद को भारत में स्प्रेड करने की कोशिश अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत सरकार के द्वारा, भारतीयों के द्वारा उस पर नकेल कसने की बहुत बड़ी कोशिश की गई। ओके, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस समय समय पर भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए जाते रहे हैं, परंतु फिर भी
पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेट प्रायोजित टेररिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें उसके द्वारा प्रमोट किया जाता रहा है। ओके, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो हम 45% भाग ही चंद्रमा का देख पाते हैं पृथ्वी से। दो देशांतर के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ये गोरे के नाम से दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम जानते हैं। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, रिलेटेड टू जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंड। ओके, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, एक है कार्बन सी डेटिंग। कार्बन सी डेटिंग क्या है? ये पुराने अवशेषों, जैसे कि मान लीजिए कोई सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई वस्तु प्राप्त हुई है, पीतल की, कांसे की, तो इन चीज़ों के काल निर्धारण के लिए हम कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं, कार्बन C14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। लेकिन पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है और स्टेट्स एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को कई बार देखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल करने की कोशिश यहाँ पर की है। बीएसएससी का एग्जाम रेलवे जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, लगभग उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा भी रिपीट किया जाता है बार बार। तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो यहाँ पर डिस्कस की जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इनका अध्ययन करते रहें। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने इस एक्सक्लूसिव क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्वेश्चंस वेरी मच और आप इससे बहुत ही बेनिफिटेड हो रहे हैं। आपके जब आप इन सेट प्रैक्टिस को करते हैं तो आपके कन्फ्यूजन दूर होते हैं, इसलिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके सेट प्रैक्टिस करते रहें। मैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए सेट प्रैक्टिस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।